हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम लोग इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड हो चुका है। यदि आप उस वीडियो को जाकर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें। इन सभी वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो जेपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन से ऐसे प्रयास किए गए जिसके कारण भारत को सांप्रदायिक स्तर पर बांटा गया है, मतलब विभाजित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 4 और नीचे आपको बताना है कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। पहला ऑप्शन बंगाल विभाजन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है मार्लो मिंटो सुधार, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन या फिर चौथा ऑप्शन है सांप्रदायिक पंचाट। इसका जो सही उत्तर है, देखो इसमें बंगाल विभाजन हमारा सही है, मार्लो मिंटो भी हमारा सही है, लखनऊ अधिवेशन जो है ये हमारा उत्तर गलत हो जाता है और हमारा जो चौथा ऑप्शन है सांप्रदायिक पंचाट ये भी हमारा सही है, जिससे कि भारतीयों को सांप्रदायिक स्तर पर बांटा गया था अंग्रेजों ने। अब ये जो हमारा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन 1, 2 और 4, ये हमारा सही उत्तर हुआ। इसलिए हमारा सही उत्तर जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4 के साथ। यहाँ पर और एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारे चीज़ जानना कि ये सारे जो विभाजन है या फिर सुधार किया गया अधिवेशन है ये कब कब हुआ, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बंगाल विभाजन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये 19 जुलाई 1905 में किया गया था। उस समय का वायसराय कौन था? तो उस समय का वायसराय था करजन, और करजन ने ही बंगाल विभाजन को कराया। ये मुख्य रूप से प्रभावी हुआ कब? तो 16 अक्टूबर से, मतलब कि 2-3 महीने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गया और ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया। इसको कहा गया बंग भंग, तो इसको बंग भंग के भी नाम से जाना जाता है। मार्लो मिंटो सुधार जो है ये 1909 में लाया गया था। और मार्लो मिंटो इसको क्यों नाम दिया गया? एक मार्लो है, दूसरा मिंटो है, ये कैसे इसका नाम पड़ा इस सुधार का? तो उस समय के जो भारत में सचिव थे वो थे मार्ले, और इसके बाद जो हमारे वायसराय थे भारत में उसका नाम था लॉर्ड मिंटो। तो इन्हीं दोनों के नाम पर इस सुधार का नाम पड़ा मार्ले मिंटो सुधार। उसी प्रकार लखनऊ अधिवेशन जो है इसका यदि आपसे डेट पूछा जाए तो ये दिसंबर 1916 होगा। इसके बाद हमारा जो लास्ट था सांप्रदायिक पंचाट, उसका यदि डेट पूछा जाए तो ये है अगस्त 1932। देखो इसमें क्या किया गया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे उसके द्वारा अलग अलग वर्गों को अलग अलग रूप से बांट दिया गया और अलग अलग चुनाव क्षेत्र निर्णय किया गया कि आप कौन से चुनाव क्षेत्र से रहेंगे। तो इन सभी पर यहाँ पर वाद विवाद हुआ था और बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था। तो उतना हम लोग डीप नहीं जाएंगे, हम लोग सिंपली क्वेश्चन आंसर को करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। दूसरा जो आप क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस गोलमेज सम्मेलन ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था? याद रहे, भाग लिया था, भाग नहीं लिया था ये नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, या इसमें से सभी में इन्होंने भाग लिया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उस समय गांधी जी थे कारागाह में, मतलब जेल में थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में स्टार्ट हुआ नवंबर के महीने में, और जनवरी 1931 में ये ख़त्म हुआ। इस समय जब ये ख़त्म हुआ उसके बाद गांधी जी जो थे वो निकले जेल से बाहर, और इन्होंने अगला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसको कहा गया दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो हुआ था 7 सितंबर 1931 में, और ये ख़त्म हुआ था 1 दिसंबर 1931 में। तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग नहीं लिया और किस में लिया गया। तो इसमें देखो जो पहला गोलमेज सम्मेलन है इसमें तो ये जेल में थे, और इसके बाद इन्होंने कहा कि वो जो हैं अब
किसी भी प्रकार का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसके समाप्त होने के बाद यहाँ पर कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया, जो कि लंदन में हुआ था, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था लंदन में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था ये होने के बाद गांधी जी जब वापस आए तो इनके द्वारा फिर से ये कहा गया कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिक रूप से जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन रहा ये असफल रहा था। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि भारत के संदर्भ में कौन सा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था, तो आपको उत्तर देना है ऑप्शन नहीं, असफल रहा था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो है इनके नाम पर एक बॉटनिकल गार्डन है, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या फिर भोपाल। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। कलकत्ता में ये हमारा बॉटनिकल गार्डन स्थित है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कुछ माइक स्थल है। देखो माइक स्थल क्या है ये मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन भारत में कुछ माइक स्थल है, इसमें से आपको बताना है जो भी ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है जो भारत में है। नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु में है, मयूरभंज जो है ये ओडिशा में है, शिवालिक जो है ये उत्तराखंड में है, या वायनाड जो है ये कर्नाटक में है। आपको इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा उत्तर आपके लिए सही लगता है। तो देखो इसका जो सही उत्तर है, पहले तो आप कमेंट करें, यदि आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट इसको करें, बाद में वीडियो को प्ले कर लें, ठीक है, इसके बाद इसका उत्तर जानें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वायनाड। देखो वायनाड जो है कर्नाटक, ये कर्नाटक में नहीं है, तो भाई कर्नाटक में नहीं है तो कहाँ है? तो ये कर्नाटक में ना होके है ये केरल में, सॉरी इंग्लिश, ये है केरल में। तो वायनाड हमारा है कर्नाटक में। माइक स्थल जो है वायनाड कहाँ है? हमारा केरल में। और जो माइक स्थल जो है ये भारत में कुल मिलाकर 10 हैं। पहले तो ये जान लें कि माइक स्थल होता क्या है। देखो माइक का शॉर्ट फॉर्म होता है मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। जहां पर हाथियों को मारा जाता है अवैध ढंग से, वो सारे स्थान उसको कहा जाता है माइक शॉर्ट में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जहां पर जिससे अफ्रीका और एशियाई हाथी को संरक्षण दिया जाता है, इससे संबंधित जानकारी मुहैया कराई जाती है। इससे ये पता लगाया जाता है कि कहां कहां पर वर्ल्ड भर में अवैध हत्या की जा रही है हाथियों की। वैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ पर भारत में कुल कितने माइक स्थल हैं, तो ये टोटल हैं मिलाकर 10। कहाँ कहाँ पर हैं? तो देखो असम में है 2। असम में जो पहला है ये है चिरंग रिपू और दूसरा जो है ये है दंग पटकाई। दूसरा है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपको एक ही मिलेगा जिसको कहा जाता है पूर्वी द्वार। जो पूर्वी द्वार है वहाँ पर मात्र एक ही स्थल है जो माइक स्थल कहा जाता है या फिर इसमें शामिल है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा मात्र एक स्थल जिसको कहा जाता है देवमाली। मेघालय में एक है जिसको कहा जाता है गारो पहाड़ी। देखो गारो जो पहाड़ी है ये सिर्फ अकेले नहीं है, गारो पहाड़ी के आसपास 2 और पहाड़ियां हैं। इसके बाद है खासी, इसके बाद है जयंतिया। गारो यहाँ पर है, तो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है इसी के कारण यहाँ पर एक जगह है मौसिन राम। इसलिए इस पहाड़ी के कारण ही बहुत ज़्यादा वर्षा इस जगह पर होती है, मौसिन राम चेरापूंजी, जिसको हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। उड़ीसा में एकमात्र जगह है, जैसे कि आपको बताया गया, मयूरभंज। मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा साफ करता हूँ। मयूरभंज उड़ीसा में है, तमिलनाडु में नीलगिरी है, शिवालिक उत्तराखंड में है। तो ये सारे सही हैं, लेकिन वायनाड जो है ये कर्नाटक में ना होके ये है केरल में। तो ये आपसे
यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ब्लू कार्बन पहल की शुरुआत कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय ब्लू कार्बन पहल की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है 4। आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 2011। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू कार्बन क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। देखो, जो मैनग्रोव वन होते हैं, ये सारे वन कहाँ पाए जाते हैं? अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग तरीके के वन पाए जाते हैं। ये आपको 5 या 6 क्लास में पढ़ाया जाता है। वैसे झारखंड के बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत क्या सभी स्टूडेंट, जो कि 5 और 6 क्लास को पढ़ते ही नहीं हैं, उस किताब को रख देते हैं और आते हैं 8 में आते हैं, 9 में आते हैं, 10th में। इसके बाद मतलब 8 से ग्रेजुअली पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये सारे जो चीज़ हैं ये 5 और 6 या 7 इतना में ही पढ़ा के ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये आकर पढ़ते हैं कब? फिर जब कभी कंपटीशन का तैयारी में उतरते हैं तब इस चीज़ को आकर ये पढ़ते हैं। तो मैं चलो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको बता ही दूंगा। मैनग्रोव जो होते हैं वो दलदली इलाका है, जो मतलब पूरा आर्द्रता वाला एरिया है, जैसे ट्रॉपिकल एरिया है। यहाँ पर ये सारे वन पाए जाते हैं। जैसे सुंदरबन हो गया, सुंदरबन भारत का जो डेल्टा है वहाँ पर मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मिट्टी होती है या फिर जो यहाँ पर जो मृदा है वो अधिक कार्बन को संग्रहित करता है, मतलब कि वातावरण से शोषित करता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन इसलिए इसको कहा जाता है। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि इसके उपलक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू कार्बन दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 2011 में। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो एरिया है इसके बीचों बीच थोड़ा सा नीचे ही है, ये इस प्रकार से एरिया है जो कि इक्वेटर है, मतलब पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, वो है इक्वेटर। और इक्वेटर जो है ये अफ्रीका है, अफ्रीका को बीचों बीच से काटती है। ये थोड़ा लाइन और ऊपर होता, मतलब इस तरीके से गुजरती है। मैं खींच नहीं पाता हूँ सही से, मेरा जो ड्राइंग स्किल है ये बहुत ख़राब है। अब यहाँ पर देखेंगे विषुवत रेखा के आसपास का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल एरिया में जो फॉरेस्ट मिलेगा उसको कहा जाता है रेन फॉरेस्ट। इसीलिए इसके आसपास आपको मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा अमेज़न, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे चैड वगैरह जो देश हैं यहाँ भी आपको बहुत सारे रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अगेन भारत का जो निचला जो एरिया है, भारत से जो नीचे वाला एरिया है वहाँ भी आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसके यदि ऊपर जाएं यहाँ पर तो ये है ग्रासलैंड। इसके ऊपर जाएं तो ये है जिसको कहा जाता है टाइगा, जहाँ की बहुत ज़्यादा ठंड है लेकिन यहाँ पर लोग निवास करते हैं। और इसके भी ऊपर का जो ये ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं इसको कहा जाता है टुंड्रा। तो ये है टुंड्रा प्रदेश। आपने टुंड्रा काफ़ी ज़्यादा भूगोल में पढ़ा होगा, आज देख भी लो टुंड्रा प्रदेश क्या है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि ये एकदम नॉर्दर्न एरिया है अर्थ का। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अलग अलग तरीके का अलग अलग वातावरण है अलग अलग जगहों का, जहाँ पर ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल एरिया है, टुंड्रा है और टाइगा जैसे जगह हैं। बहुत सारे जगह आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, इंडिया में भी डेजर्ट है। मुझे बता सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ है? चलिए मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये जगह है विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट। और इस डेजर्ट का क्या नाम है ये कमेंट करके बताइए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितना ज़्यादा इन सभी चीज़ों को याद रखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? कब हुई थी इसकी स्थापना? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, 1980, 1985, 1982 या फिर 1990s में। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 1982। 1982 में भारतीय वन्य जीव संस्थान इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर इन ऑप्शनों में आपको बताना है कि भारत की समन्वित ऊर्जा नीति में कौन सा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो शामिल है।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए कह रहा है सार्वजनिक परिवहन पर जोर देना। ऑप्शन बी है परमाणु एवं जल विद्युत विकास पर बल देना। ऑप्शन सी है सभी क्षेत्रों में ऊर्जा जो क्षमता है इसको बढ़ाना। तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में पहले देना है। इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर डी। ये जो सभी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, ये सारे के सारे समन्वित ऊर्जा नीति में शामिल है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 76 इससे क्या चीज़ संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको बताना है इन सभी ऑप्शनों में 76 जो अनुच्छेद है, 76वां अनुच्छेद, कौन सा ऐसा ऑप्शन 76वां अनुच्छेद से संबंध रखता है। ऑप्शन ए है महान्यायवादी, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। ये तो आपको आना ही चाहिए। आर्टिकल जो अनुच्छेद है 76वां, इसमें कौन सा जो ऑप्शन है हमारा सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी। महान्यायवादी का संबंध अनुच्छेद 76 से है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको सिंपली बताना है कि इन सभी ऑप्शन में से वो ऑप्शन कौन सा है जिसमें राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में वो सही नहीं है, मतलब कि वो गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा सभापति होता है। ऑप्शन बी कह रहा है राष्ट्रपति के रूप में काम करते हुए सभापति के रूप में काम किया जा सकता है। ऑप्शन सी है सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है जब उपराष्ट्रपति के पद को हटाया गया हो, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है आप ये कमेंट बॉक्स में दें, थोड़ा दिमाग पर जोर डालें और इसका उत्तर क्या होगा सही ये कमेंट करें। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति के रूप में काम करते हुए सभापति के रूप में काम करता है, ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो सही नहीं है। बाकी हमारा सभी स्टेटमेंट सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इज अ राइट आंसर। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मध्यकालीन भारत में किस शासक ने चाहर तस्लीम जो ये है इस प्रथा, ये एक प्रथा थी वैसे, इस प्रथा को फिर से आरंभ किया गया। तो आपको बताना है ये कब का पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है मेडाइवल एरा का, मतलब कि जो मध्यकालीन भारत का समय है उस समय में किसने, किस शासक ने चाहर तस्लीम प्रथा की शुरुआत की। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन, ऑप्शन सी शाहजहां या फिर ऑप्शन डी बाबर। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। शाहजहां के द्वारा ही इस चीज़ को फिर से स्टार्ट कराया गया। आप इसके बारे में जो भी चीज़ जानते हैं आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको देखूंगा और जो इसके बारे में सबसे अच्छा लिखेगा उसके कमेंट को मैं सबसे ऊपर पिन करूंगा, वो हमेशा आपको ऊपर ही मिलने वाला है। वैसे मैं एक आपको न्यूज़ देना चाहता हूं, यदि आपने हमारे सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने में, हमारे चैनल को आगे करने में यदि आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको हमारे तरफ से मिलेगा एक द इल्यूजन का टी शर्ट। तो आप जल्दी से जल्दी इस टारगेट को पूरा करेंगे। मैं इसका अनाउंस एक अच्छे तरीके से करूंगा, हमारे जो और फैकल्टी हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें ताकि ऐसा ही कंटेंट और मैं ला सकूं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकूं। मेडाइवल एरा में एक पद था जिसका नाम था बरीद ए ममालिक। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो पद था ये था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो बरीद ए ममालिक जो पद है, इस पद मतलब ये जो डिपार्टमेंट था ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि बरीद ए ममालिक जो है ये पद किस विभाग से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, सैन्य विभाग से हैं, गुप्तचर विभाग से हैं,
विदेश संबंध से हैं या फिर फिनेंशियल विभाग से हैं, मतलब वित्त विभाग से हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। गुप्तचर विभाग जो होता था उसको कहा जाता था बरीद ए ममालिक, और बरीद ए ममालिक इसका हेड होता था। ठीक है, इसका हेड होता था। यहां पंजाब से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। पंजाब में बहुत सारे क्रांतिकारी उभरे, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वगैरह वगैरह जो थे यहाँ से निकले। तो वैसे ही एक और क्वेश्चन है, पंजाब में एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था अजीत सिंह। आपको सिंपली यहाँ पर बताना है कि इन सभी ऑप्शन में से इनका जो अजीत सिंह है, इनका संबंध है वो कौन सा विकल्प आपको लगता है। ऑप्शन ए है वह भगत सिंह के चाचा थे। ऑप्शन बी कह रहा है भारत माता जो पत्र है उसके प्रकाशन इसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी कह रहा है अंजुमन ए मोही शबान ए वतन जो है, इस नाम के जो क्रांतिकारी जो थे उनका संगठन या फिर आप कह सकते हैं कि इनका गठन किया गया था इनके द्वारा, अजीत सिंह के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से सभी। देखो बहुत ज़्यादा ट्रिकली सवाल है। यदि आप अजीत सिंह के बारे में नहीं जानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, लेकिन वैसे ये सवाल है बहुत हल्का। तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से सभी जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी के सभी सही हैं। ये जो अजीत सिंह जो थे ये भगत सिंह के चाचा थे, ये हमारा ऑप्शन सही है। भारत माता जो पत्र है इसका प्रकाशन इन्हीं के द्वारा किया गया था, ये भी हमारा सही है। अंजुमन ए मोहिब साहब ए वतन जो है, इस नामक या फिर कहें तो इस नाम का जो क्रांतिकारी संगठन था इनके द्वारा ही इसको गठित किया गया था, ये भी हमारा सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हमारा होता है। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए इसका जन्म हुआ था 23 फरवरी 1881 को। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। कहाँ हुआ था? पंजाब के जलंधर नामक जगह पर एक गांव है जिसको कहा जाता है खटकड़ कला गांव। तो यहीं पर इनका जन्म हुआ था। और ये जो अजीत सिंह हैं ये भगत सिंह के चाचा थे। 1907 में अंग्रेजों के द्वारा एक कानून लगाया गया था जिसका नाम था 3 किसान कानून। तो इन्हीं के विद्रोह के लिए इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम है पगड़ी संभाल जट्टा। तो पगड़ी संभाल जट्टा जो है ये एक प्रकार का आंदोलन था जिसमें कि अपने सर मतलब जो अपना ओहदा है उसको संभालने की यहाँ पर बात की जा रही थी और यही मुहिम चलाया जा रहा था कि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। वैसे आपने यदि भगत सिंह का मूवी देखा होगा उसमें एक सॉन्ग भी है पगड़ी संभाल जट्टा। तो यदि आप मूवी भी देखते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, आप मूवी देख सकते हैं, वैसे मूवी जो आपको शिक्षा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मित्र मेला से रिलेटेड। मित्र मेला जो है ये एक प्रकार का सभा था जिसको कहा जाता था गुप्त सभा। इसका गठन किसने किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है चापेकर बंधुओं ने, ऑप्शन बी सावरकर बंधुओं ने, ऑप्शन सी घोष बंधुओं ने, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी सावरकर बंधुओं ने। सावरकर बंधुओं ने ही मित्र मेला जो है इस नाम का गुप्त सभा का गठन किया गया था इन्हीं के द्वारा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखो सुभाष चंद्र बोस जो थे ये 1939 में जो कांग्रेस चुनाव हुआ था अध्यक्ष के लिए, उसके लिए ये नामित थे और ये अध्यक्ष भी बने थे। कब? तो 1939 में। तो आपको बताना है कि जब ये चुनाव लड़ रहे थे अध्यक्ष के लिए तो इसके अपोजिट में कौन खड़े थे और ये किसको हरा करके, मतलब किनको हरा करके ये अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 4 यहाँ पर नाम आपको मिलेगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, वो भी किसके? तो कांग्रेस के।
मौलाना आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, पट्टाभी सीतारमैया जो हैं इन्हीं को सुभाष चंद्र बोस ने हरा करके और ये बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। कब बने? 1939 में। आगे बढ़ते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन जिसको इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, शॉर्ट में आपने इसको काफ़ी ज़्यादा सुना होगा OIC। आपको यहाँ बताना है कि नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं 1 और 2, क्या ये कथन सही है या ये कथन गलत है, आपको इस पर विचार करना है। ऑप्शन 1 कह रहा है, जो स्टेटमेंट 1 है इसमें यह कह रहा है कि इसकी स्थापना 1969 को रबात में हुई थी। ऑप्शन जो दूसरा स्टेटमेंट है OIC का मुख्यालय आपको सऊदी अरब के जेदा में मिलेगा। इसको जेडा या फिर जेदा कहा जाता है, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करता है। यदि मैं गलत हूं तो आप इसको थोड़ा सा सुधार लेना, क्योंकि पता नहीं इसको उर्दू में और फारसी वगैरह में क्या कहा जाता है। हिंदी में इसको जेदा कहेंगे और इंग्लिश में इसको जेडा कहेंगे। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 2 दोनों सही, या इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो देखो, इसकी जो स्थापना है ये 1969 में हुई। राबात जो जगह है यहाँ पर, मतलब कि ये हमारा स्टेटमेंट सही है। ये जो हमको कह रहा है इसकी स्थापना 1969 में राबात में हुई थी, ये हमारा ऑप्शन सही है। OIC जो है इसका मुख्यालय आपको सऊदी अरेबिया में मिलेगा, जेडा में। ये भी हमारा ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। इसमें और भी मैं आपको बता दूं, OIC जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। किसको छोड़कर? तो UN को छोड़कर, यूनाइटेड नेशन जो है उसको छोड़कर ये सबसे बड़ा संगठन है दूसरा। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में राबात में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये एक इस्लामिक सहयोग संगठन है और आपको ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि इसमें कितने सदस्य हैं कुल मिलाकर। तो अभी वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में OIC में कुल मिलाकर 57 ऐसे कंट्री हैं। वो सारे कंट्री हैं जो इस्लामिक वर्ल्ड या फिर इस्लामिक पॉपुलेशन वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात, भारत में भी आधा जो आबादी है ये मुस्लिम है। मुस्लिम आधा नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा कम है। मतलब कि 4 भाग में 1 भाग जो है ये मुस्लिम है, और काफ़ी ज़्यादा, 1 भाग में काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी है इनका। तो क्या भारत जो है ये OIC का सदस्य है? देखो, OIC का सदस्य नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ा हाथ लगाता है ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका सदस्य बनने नहीं दिया जाता। पाकिस्तान ये हर बार रोक देता है कि नहीं, भारत को शामिल करेंगे तो हम हट जाएंगे। जबकि OIC जो है इसका लीडर पाकिस्तान को ही एक तरह से मान सकते हैं। पाकिस्तान के द्वारा ही इसको ये बुद्धि सुझाई गई थी कि OIC होना चाहिए। अब पाकिस्तान जो है ये हम लोगों को एंट्री नहीं देता है, मतलब ये परमानेंट मेंबर हम लोगों को नहीं बनने देता है। पाकिस्तान का ये कहना है कि वही कंट्री बनेंगे जो फुल रूप से इस्लामिक वर्ल्ड हैं। लेकिन जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड हैं उसका 10% हिस्सा, मतलब जो 10% आबादी है जो मुस्लिम कौम है, वो अकेले भारत में निवास करती है। तो क्या भारत को नहीं बनना चाहिए OIC? वैसी बात नहीं है कि OIC में भारत नहीं जाता है, एक स्पेशल गेस्ट बनकर OIC में ये जाते हैं। लेकिन जब इंडिया को इनवाइट किया जाता है स्पेशल गेस्ट के रूप में, उस समय आपको मालूम है क्या होता है? हमारा पाकिस्तान नहीं आता है। मतलब इसको बड़ा जलन है, इसको बड़ा खुन्नस है हम लोगों के ऊपर, है तो कुछ नहीं। मतलब बोला जाता है ना कि अब क्या कहें इसके बारे में, छोड़ो। ये बड़ा खुन्नस में रहते हैं भाई साहब, अलग ही दुनिया में ये जीते हैं। माई बाप इसका चाइना है और कह नहीं सकते हैं एक पैर इस नाव पे एक पैर उस नाव पे, दोनों पैर मतलब दोनों नाव घसक जाएगा, ये बीच में चले जाएंगे। तो ये कुछ भी करते हैं।
इसका मुख्यालय आपको मिलेगा सऊदी अरेबिया में जेडा नामक जगह पर। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक जगह के बारे में जो कि एक घाटी है। देखो कैनियन का मतलब होता है घाटी। घाटी कौन सी है? जारलुंग जांगबो, जो कि एक बहुत बड़ा, जिसको कहा जाता है ग्रांड कैनियन। कैनियन अगेन मैं कह रहा हूं एक घाटी है। घाटी जो होता है वो वी शेप में होता है, पहाड़ियां होती है ऊंची ऊंची और यहाँ नीचे से नदियां बहती है, तो ये होती है घाटी, जिसको कैनियन कहा जाता है इंग्लिश में। तो आपको बताना है कि ये जो ग्रैंड कैनियन है जिसका नाम है यारलुंग जाबोंग, ये किस नदी की धाराओं के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया हुआ है। मेकोंग नदी, याले नदी, सॉरी येलो नदी, YELLO, ठीक है, येलो नदी। उसके बाद ऑप्शन सी है सांगपो नदी, जिसको भारत में कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी। उसके बाद है यांगतीज। यांगतीज नदी जो है ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर जो है ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यांगतीज रिवर। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना है पहले, बाद में इसका उत्तर जानना है। तो यारलुंग जाबोंग जो ग्रैंड कैनियन है, जो घाटी है, ये किस नदी जलधारा से बनती है? तो ये बनती है ऑप्शन नंबर सी, सांगपो नदी के द्वारा। सांगपो नदी चाइना में इसको कहा जाता है और भारत में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है ये यहाँ की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा ये बनाया जाता है। अब ये कहाँ है, ये लोकेशन भी आप देख लो। मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये भी देख लो। जो जगह है अरुणाचल, जो दिहिंग नामक जगह है, इस नाम से ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है, जो कि हमारा नदी जो चाइना में बह रही थी उसका नाम था सांगपो नदी। और इसको कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश में डिंग नामक जगह है, यहाँ से इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत, ये जो टॉपिक है ये आपको याद होना चाहिए कि किसको कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं वो जगह कहाँ है। देखो ये जो नदी है ये निकलती है इस जगह से, जो मानसरोवर है यहाँ पर देख रहे हैं, मानसरोवर के ही पास से ये निकलती है। सॉरी, ये जो मानसरोवर है यहीं से ये निकलती है और कुछ इस तरीके से बहते हुए जाती है, जिस पर बहुत बड़े बड़े डैम्स वगैरह बनाए गए हैं। ये ऊपर जाकर और इस तरीके से बहते हुए आती है। और ये जो आप नदी देख रहे हैं असम के बीचों बीच इस तरीके से आकर ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर यहाँ पर बनाते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा जो है ये बेसिकली गंगा के द्वारा बनाया जाता है और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा जो बनाया जाता है ये बनता है बांग्लादेश में। तो सुंदरबन जो डेल्टा है ये बांग्लादेश और इंडिया दोनों में फैला हुआ है और ये एक बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है। अब यहाँ जो ये मुड़ने का मतलब ये है कि ये चल रही है नदी किसी तरह ऐसे ऐसे घूमते हुए अचानक ये जाकर ऐसे टर्न होती है, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा तीखा टर्न इसमें आता है, ऐसे टर्न होती है। तो ये जो घाटी बनेगी इसी को कहा जाता है कैनियन। आप देख सकते हैं ये नदी बहते हुए आई है, सांगपो नदी इधर से बहते हुए आ रही है। आप इसका यहाँ पर रास्ता देख पा रहे होंगे। ये जो नदी है ये है ब्रह्मपुत्रा नदी, मतलब कि चाइना में जो बहती है सांगपो नदी, और यहाँ पर आके ये अचानक से टर्न लेती है, ठीक है, मतलब इधर से तो आई लेकिन यहाँ पर जो टर्न होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, एकदम काफ़ी ज़्यादा तीखा टर्न है, इसलिए इसको कहा जाता है यारलुंग जाबोंग ग्रैंड कैनियन। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है अगेन चाइना में, ये इंडिया में नहीं है, ये इंडिया में नहीं है, ये है हमारा चाइना में। चाइना में अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी जो हिस्सा है यहीं पर ये लोकेटेड है, जो कि एक बहुत ज़्यादा ऊंचा खाई वाला एरिया है। और मैं आपको बता दूं ये एशिया का सबसे घाटी कैनियन, मतलब सबसे गहरा कैनियन माना जाता है और ये है भी। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है इसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट पढ़िए।
और इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस फेस्टिवल का आयोजन जो है ये हर वर्ष किया जाता है नागालैंड राज्य में, और किस दिन? जिस दिन नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी, 1 दिसंबर 1963 में। इसी दिन मतलब 1 दिसंबर जो डेट है, इसी उपलक्ष्य पर यहाँ पर मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इस त्यौहार की शुरुआत 2000 में शुरू की गई थी। 2000 ईस्वी मतलब 2021 अभी चल रहा है, तो जब 2000 वर्ष चल रहा था उस समय इसकी शुरुआत की गई थी नागालैंड सरकार के द्वारा। और क्यों की गई थी? क्योंकि इसका एक उद्देश्य था कि नागा जातियों को जो है आपस में ये आसानी से घुल मिल सके, एक दूसरे से परिचित हो सके और दुनिया में अपना एक अलग पहचान बना सके, अपनी संस्कृति और अपने सामानों को एक रूप से रूबरू करा सके दुनिया को। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? तो आपको उत्तर देना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, ये जो ऑप्शन या फिर स्टेटमेंट जो एक है, जहां पर हमको कहा जा रहा है कि इसका आयोजन जो है ये नागालैंड के स्थापना दिवस के अवसर पर कराया जाता है, ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसकी स्थापना जो है या फिर इसकी शुरुआत जो हुई थी हॉर्नबिल फेस्टिवल की, ये 2000 ईस्वी में कराया गया था नागालैंड सरकार के द्वारा। तो यहाँ तक तो सही है, बाकी उद्देश्य जो है इसका ये भी हमारा सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ गया पेन कहाँ गया, यहाँ है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 है ये दोनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। 1 और 2 दोनों सही, ये सारे उत्तर हमारे गलत हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ कुछ पेयर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा पेयर सही है कौन सा पेयर गलत है। पहला नंबर एक नंबर जो पेयर है ये है बौद्ध कला और संग्रहालय से रिलेटेड, और दूसरी तरफ लिखा गया है देश का नाम। पहला नंबर जो स्टेटमेंट है ये है श्रावस्ती का चमत्कार, ये जो है ये जगह हमको मिलेगा पाकिस्तान में। दूसरा जो ऑप्शन है ये है अजीना टोपो की प्रतिमा। अजीना टोपो जो प्रतिमा है ये निर्वाण जो है बुद्ध की उसको दर्शाता है, उस प्रकार से इसको बनाया गया है। ये आपको मिलेगा तजिकिस्तान में। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये है शहरी बहलोई से ध्यानमंद जो बुद्ध हैं ये आपको मिलेगा पाकिस्तान में। और चौथा ऑप्शन जो है डुन हुआंग बौद्ध कला, ये आपको मिलेगा चाइना में। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट हैं सारे के सारे, आपको बताना है कौन सा पेयर हमारा सही है कौन सा पेयर गलत है। तो देखो, पहला नंबर जो हमारा पेयर है ये सही है, जो श्रावस्ती का चमत्कार जो बौद्ध कला या संग्रहालय है ये बेसिकली बौद्ध कला है, तो ये आपको मिलेगा पाकिस्तान में। अजीना टोपो जो कि निर्माण में बना हुआ बुद्ध की प्रतिमा है ये आपको मिलेगा तजिकिस्तान में। शहरी बहलोई में जो ध्यान मग्न बुद्ध जो है ये आपको मिलेगा पाकिस्तान में। डुंग हुआंग बौद्ध कला जो है ये आपको मिलेगा चाइना में। मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा होता है सही ऑप्शन। 1 और 2 3 4 सभी सही। कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट वन चाइना पॉलिसी? वन चाइना पॉलिसी के संदर्भ में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। वन चाइना पॉलिसी में चाइना का ये क्लेम है, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ताइवान जो है ये इनका हिस्सा है, मतलब चाइना का हिस्सा है ताइवान। दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है दुनिया की अधिकांश देश जो हैं चाइना की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं और ताइवान को मान्यता नहीं देते हैं। मतलब कि जो ताइवान है ये देश नहीं है, इसको मान्यता नहीं देते हैं, मतलब कि वो देश है ही नहीं, जबकि ताइवान एक देश है, ये मान्यता नहीं देते हैं। हालांकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ जो है इसने ताइवान को मान्यता दी हुई है। तो आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है।
अब हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि इस नीति के तहत जो चाइना है, जो चीन है, चाइना, ये ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि दुनिया के अधिकांश देश जो हैं वो चाइना के समर्थन में है, चाइना वन चाइना पॉलिसी है। चलो इतना तक तो ठीक है। और ताइवान को अपना देश नहीं मानते, मतलब कि अलग देश वो नहीं मानते हैं चाइना को। चलो यहाँ तक तो ठीक है, कुछ स्टेटमेंट आता है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है यूएनओ चाइना को मान्यता देता है, ये बिल्कुल गलत होता है। ये यदि नहीं होता लाइन तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही होता। लेकिन भगवान की कृपा है जो यूएनओ यहाँ पर शामिल है और यूएनओ कह रहा है कि स्टेटमेंट में ताइवान देश है, ये हमारा गलत है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 केवल एक सही। बाकी जो स्टेटमेंट है ये सारा का सारा गलत है। ऑप्शन जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 केवल एक सही। बाकी आपको यदि ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर जुटें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सबसे नीचे की ओर। तो जाकर वहाँ पर क्लिक करेंगे, सीधा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे, ज्वाइन होंगे और यहाँ पर किसी भी एडमिन को आप बोलेंगे कि पीडीएफ अवेलेबल करा दें तो वो आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप जाकर उसको ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको सिंपली बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट जो होता है ये यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, पहली बार इस रिपोर्ट को 2014 में प्रकाशित किया गया था। और तीसरा जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष मतलब हर एक साल प्रकाशित किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये हम लोग जानते हैं। इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। अब हम लोग जानते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला जो स्टेटमेंट है कि विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट जो है ये यूनेस्को के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है, ये हमारा ऑप्शन या स्टेटमेंट सही है। देखो यूनेस्को में ही एक अलग विभाग है जिसको कहा जाता है IUCN, ठीक है, ये N है। IUCN के द्वारा ही इसको निकाला जाता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये पहली बार 2014 में प्रकाशित किया गया था, ये भी हमारा सही है। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक वर्ष इसको प्रकाशित किया जाता है, ये गलत है। इसको हर 3 साल के बाद या फिर 3 साल के अंतराल में इसको प्रकाशित किया जाता है। इसलिए हमारा केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही होता है और हमारा ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है WHO के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। WHO जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इसका आपको मुख्यालय मिलेगा जनेवा, स्विट्जरलैंड में। देखो ये जो स्थापना है ये 1948 में हुई है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। तो ये जो स्विट्जरलैंड है इसकी मुख्यालय और जनेवा, ये भी हमारा सही होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका बॉन्ड्स को लेकर। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है। भारत में नगरपालिका बॉन्ड जो है जिसको म्युनिसिपल बॉन्ड कहा जाता है इंग्लिश में, ये स्थानीय शहरी निकायों द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो ये बॉन्ड है इस पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो कि सिक्योरिटीज एंड जो एक्सचेंज बोर्ड है, सेबी जिसको कहा जाता है, इसका नियंत्रण नहीं होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट गलत है? आपको इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। इसका जो सही उत्तर होगा ये है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2 स्टेटमेंट, अगेन एक MCQ है। उत्पादन अंतराल जो रिपोर्ट है, जो UNDP जो है इसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। UNDP का मुख्यालय आपको मिलेगा केनिया में, जिसकी राजधानी नैरोबी है, ठीक है, नैरोबी।
जिसको नैरोबी कहा जाता है, नैरोबी है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण जो है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो है, IFSCA, इसके संदर्भ में यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस प्राधिकरण की स्थापना हेतु भारत की संसद जो है, संसद ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 को पारित किया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि हाल ही में इस प्राधिकरण को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल सुपरवाइजर्स, इंग्लिश में इसको हम लोग यही कहेंगे, जिसको शॉर्ट में कहेंगे IAIS, इसको सदस्यता इसमें मिली है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये पार्ट 4 था, जल्द ही अगला पार्ट 5 अपलोड किया जाएगा। कल तक बहुत दिन से ये लेक्चर नहीं आ रहा था, मैं थोड़ा परेशान था इसलिए। तो अब आपके लिए सारे लेक्चर अवेलेबल होंगे, हर एक समय पर आपको मिल जाया करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इल्यूजन।